इस वीडियो में बेटे मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस चैप्टर से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो तरह की होती है। एक प्री जाइगोटिक, जिसमें ऑर्गेनिज्म की प्रेफरेंसेस वगैरह आ जाती है, और दूसरी होती है पोस्ट जाइगोटिक। मैं आपको अभी इन दोनों के बारे में बताता हूँ। इसके ऊपर CIs में क्वेश्चंस आते हैं। प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक क्या है कि सबसे पहले प्री जाइगोटिक को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को आइडेंटिफाई ना करें, वो फेल कर ले, दे फेल टू आइडेंटिफाई एज पोटेंशियल मेट्स। कोई ऐसा प्रॉब्लम आए कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पोटेंशियल मेट समझे ही ना, या फिर नो रिस्पॉन्स ऑफ मीटिंग बिहेवियर, या फिर मीटिंग बिहेवियर पे कोई रिस्पॉन्स ना आए। देन ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसी डिफॉर्मिटी आ जाए कि वो फिजिकली अनएबल टू मेट हो जाए, वो एक दूसरे के साथ फिजिकली मेट ही ना कर सके। देन प्लांट्स के अंदर पॉलन और स्टिग्मा की इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। यानी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरे तो वो जर्मिनेट ही ना करे, स्टिग्मा उसको सपोर्ट ही करना छोड़ दे। या फिर अगर ये सब कुछ हो भी जाए तो किसी वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से मेल गैमेट फेल्स टू फ्यूज विथ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज ना कर सकते। अगर ये सारे मसले मसाइल हो जाएं तो दिस इज कॉल्ड प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में जाइगोट बन जाए, अब यहां पर हम पोस्ट जाइगोटिक की बात करते हैं। जाइगोट बन गया है, शायद सेल डिवीजन ही नहीं हो रही जाइगोट में। जाइगोट में सेल्स डिवाइड ही नहीं हो रहे। देन नॉन वायबल ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, फौरन ही मर जाते हैं। नॉन वायबल ऑफस्प्रिंग्स। देन ऑफस्प्रिंग्स आ जाएं बट वो स्टेराइल हो। तो ये जो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स का आना है, ये भी बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव बैरियर लगा देता है। आप एक जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद उससे अगली जनरेशन आ ही नहीं रही, उससे अगली जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ टाइप की स्पीसीएशन कैसे होती है, कैसे कैसे मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो बन जाती है। वो कहते हैं कि पहली जो हमारे पास हमें बात समझ में आती है
जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज हमारे जहन में आती है वो ये आती है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है और ऑर्गेनिजम्स ज्योग्राफिकली एक दूसरे से आइसोलेट होकर एक दूसरे के साथ मेट ना कर सकते। हम सबसे पहले अभी इसमें जो टाइप्स ऑफ स्पीसीएशन पढ़ेंगे उसमें जो पहली टाइप हमने पढ़नी है दैट इज एलोपैट्रिक स्पीसीएशन। दैट इज एलोपैट्रिक स्पीसीएशन। एलोपैट्रिक स्पीसीएशन को समझने के लिए एक ही चीज में रखें और दैट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसको सबसे ज्यादा गैलापागोस आइलैंड और हवाईन आइलैंड्स के ऊपर जो है वो देखा गया। ये क्या होता क्या है, एक आइलैंड के ऊपर एक स्पीशी रह रही है, दरमियान में बहुत सारा पानी है और दूसरे आइलैंड पे भी वही स्पीशी रह रही है। बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ पे कुछ और सिलेक्शन प्रेशर्स काम करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे कुछ और डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स काम करना शुरू कर देते हैं। जब इन दोनों जगह पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिलेक्शन प्रेशर काम करने शुरू करते हैं तो वहाँ स्पीशीज के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और जब स्पीशीज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ठीक है जी, जब स्पीशी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो जनाब वाला फिर आप अगर 1000 साल के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट चीज नजर आ रही होती है और यहाँ पर एक डिफरेंट चीज नजर आ रही है। तो ये एक रीजन बन जाता है स्पीसीएशन का। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास स्पीसीएशन टाइप है उसको हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन। सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन को समझने के लिए आप अपने ध्यान में एक चीज रखें दैट इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक ऑर्गेनिज्म के पास मोर देन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाए। मैं अगर आपको यहाँ पे याद करवा दूं कि प्लॉइडी कहते किसको है, प्लॉइडी कहते हैं काउंट ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो जो काउंट ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट इज कॉल्ड प्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल काउंट ऑफ क्रोमोसोम। जानवरों में तो नहीं, मतलब ये चीज अगर किसी किसी सेल के पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है हम उसको डायप्लॉइड बोलते हैं। इसको शो किया जाता है 2n के साथ, आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो पड़े हुए हैं हाफ, जैसा कि गैमेट्स में होता है, हम उसको बोलते हैं n, वो सेल कहलाता है हैप्लॉइड। और अगर किसी के पास डबल
सेट है, आमतौर पे प्री डिवीजन, प्री माइटोटिक फेज में ये हो रहा होता है, प्री माइटोटिक फेज के अंदर ये हो रहा होता है। सो हम उसको क्या बोलते हैं, इट्स अ 4n या टेट्राप्लॉइड। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो वहां पर आपको पॉलीप्लॉइड बहुत ही कम मिले, बट अगर आप प्लांट्स में देखिए तो प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइड बहुत ज्यादा मिलेगी आप, क्योंकि प्लांट इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, प्लांट सरवाइव कर लेता है अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाए तो। यहाँ पर हम दो तरह से पॉलीप्लॉइड की विश्लेषण करेंगे। एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि जिनके पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सेम स्पीशीज से, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम सेम स्पीशी। और दूसरे कहलाते हैं एलो पॉलीप्लॉइड्स। इनके बाद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं फ्रॉम वन स्पीशी and 2 sets from other. 2 sets from one species and 2 sets from the other species. इनको हम क्या बोलते हैं, एलोपॉली। अब ये जो एलोपॉलीप्लाइड्स होते हैं ये अपनी पेरेंट स्पीशीज के साथ दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑटो पॉलीप्लॉइड होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस विद द पेरेंट स्पीशी। अब हम अगर किसी स्पीशी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, हम डिस्क्रीट आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं, between different species, तो हमारे पास के कुछ तरीके हैं। नंबर 1, हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 2, हम जीनोम के कंपैरिजंस कर सकते हैं, उनके जीनोम को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक सिंगल अमाइनो एसिड अगर हम चेंज कर दें इसी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें एक आध अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होने से ओवरऑल फंक्शन ऑफ प्रोटीन अनऑल्टर्ड रहता है। टिपिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अटेंशन है अपने फंक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वगैरह, दे रिमेन द सेम बट अदर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल में शो चेंज। यानी एलोस्टेरिक साइड में अमाइनो एसिड चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता।
जब एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक पर्टिकुलर प्रोटीन का कंपेयर किया जाता है डिफरेंट स्पीशीज में, तो हम इससे ये देख सकते हैं कि स्पीशीज कितना क्लोज है एक दूसरे। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट में उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए एक प्रोटीन यूज होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी। अब उन्होंने साइटोक्रोम सी को मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में देखा कि इसमें क्या डिफरेंस है। उन्होंने कंपेयर किया ह्यूमन, माइस और रैट। कंपेयर क्या किया? ह्यूमंस, माइस एंड रैट्स। इनको क्या पता चला कि तीनों में जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो 104 हैं। फिर उनको पता चला कि माउस और रैट के जो सीक्वेंसेस हैं वो आइडेंटिकल है। देन ह्यूमंस के 9 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट है। फ्रॉम रैट एंड माउस। ठीक है, सो ये उन्होंने कंपैरिजन, तो एक तो प्रोटीन का कंपैरिजन होता है। दूसरे नंबर पर हम जिस चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये हमें हमेशा अपनी मैटरनल साइड से मिलता है, माँ की तरफ से। ठीक है जी। तो वो मदर साइड से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आ रहा है उसको कंपेयर किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और चेंज कैसे पता चलता है? इसमें न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हो। हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कि हमें ये कंपैरिजंस बता सकते हैं।